नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर से लेकर अलवर तक चला गया एक पिता, अपहृत बेटी का नहीं लगा पता, पीड़ित ने ली एसपी की शरण। पार्षद ने भी माना, पिछोला में चलती है अवैध नावें, पोपाबाई के राज के आगे सभी ने धारण कर लिया मौन। पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। सीएमएचओ ने पहला टीका लगवाकर चिकित्सकों का बढ़ाया मनोबल। पहले चरण में 35,000 हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे टीके। और स्कूल और कॉलेज के खुलने का इंतजार हुआ खत्म। सरकार के आदेश पर 10 माह बाद 18 जनवरी से खुलेंगे शिक्षण संस्थान। कोरोना गाइडलाइन की करनी होगी पालना। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेटी को पाने के लिए दर बदर भटक रहे पिता की। उदयपुर जिले में इन दिनों पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा ही एक मामला जिले के बावलवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिला है, जब एक अपहृत महिला के पिता ने काफी परेशान होकर जिला पुलिस अधीक्षक की शरण ली है। आपको बता दें कि पीड़ित शंकरलाल की बेटी सुनीता 23 जुलाई को पीहर से गायब हो गई थी। उसके बाद पहले तो लोक लाज के डर से शंकरलाल ने कहीं कोई इत्तला नहीं दी। कुछ दिनों पूर्व अपहृत हुई सुनीता का उसकी बहन के पास फोन आया, जो काफी घबराई हुई थी। सुनीता ने बताया कि उसे अलवर जिले के भाखरवाड़ा का गुड़ा में रहने वाला ललित कुमार जाट भगा कर ले गया है और उसे एक कमरे में बंद कर रखा है और रोजाना दुष्कर्म के साथ मारपीट भी करता है। अपनी बेटी की अपहरण, मारपीट और दुष्कर्म की सूचना से इतने दिनों से परेशान परिवार की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। इस पर पीड़ित ने 30 दिसंबर को बावड़वाला थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अधिवक्ता के जरिए 156(3) में इस्तगासा दिया गया। तब कहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई अब तक नहीं होने पर पीड़ित ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक की शरण ली। पीड़ित शंकरलाल ने एटीएन उदयपुर न्यूज को दिए बयान में यह तक कह दिया कि दरोगा ने यह कहकर भगा दिया कि बेटी को विदा कर दिया गया है और अब भूल जाओ, ये तेरे दामाद की जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची 6 महीने पहले गायब हो गई है। अब पता लगा है कि अलवर में ललित कुमार जाट ले गया है यूँ, तो वो मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में, लेकिन पुलिस कोई खास कदम नहीं उठा रही है। इससे मैं परेशान हूँ। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को वो रिपोर्ट दी है मैंने। वो बच्ची का फ़ोन आया था एक, इससे पूर्व कॉल डिटेल निकलवा करके उसका एड्रेस मालूम करके गुमशुदगी रिपोर्ट मेरे दामाद जी ने वो एंट्री करवाई थी। उस जरिए से पुलिस लाई थी खिरवाड़ा थाने में, लेकिन ना तो मेरे दामाद जी को कुछ पूछा, ना मेरे को पूछा। फर्जी वैसे ही कोरे कागज़ों पर साइन करवा दिए। बच्ची वापस उनके ललित कुमार जाट के साथ भेज दी अलवर। हाँ जी, शादी करवाई है। ललित कुमार जाट से शादी? नहीं, उससे नहीं करवाई है। तो किससे करवाई है? पूर्व यहाँ अनिल कुमार असारी करके हसारीवाड़े का। अच्छा। उनकी 3 पुत्रियाँ भी हैं। बड़ी पुत्री 7 साल की है, छोटे वाली 5 साल की है, उससे छोटे वाली 3.5 साल की है। अंदाजी वो उम्र दे रहा हूँ मैं। अपहरण हुआ है ललित कुमार जाट। उसने लड़की गायब होने से हमने उसके ऊपर फ़ोन आया था, उससे कॉल डिटेल निकलवाई तो ललित कुमार जाट का एड्रेस मिला। उस एड्रेस के ज़रिए हमने पुलिस को इतला दी। पुलिस वहाँ से अरेस्ट करके ललित कुमार और मेरी बेटी सुनीता दोनों को खिरवाड़ा थाने में लाए थे। फिर वहाँ से मेरे को ही बुलाया, मेरे को पुलिस ने वैसे ही गया था मैं, और मेरे दामाद जी को बुलाए थे अनिल कुमार, उनके परिजनों को भी बुलाए थे। फिर उन्होंने बयान किए नहीं कि मेरे दामाद जी को कुछ पूछा नहीं, मेरे को नहीं पूछा, साइन करवा के तुम जाओ यूँ कह दिया और बच्ची को वापस उस ललित जाट के साथ भेज दी। अभी कार्रवाई चाहता हूँ और बच्ची वापस आए। वही पुलिस वाले मेरे को थाने में बुला करके बार बार वो हवलदार सता रहा है। तो हवलदार देव किशन करके है, भाई तेने कोर्ट में क्यों किया? तेरे को कोर्ट में करने आता है तो हमें भी कुछ करने आता है, हम भी तेरे को करके दिखाएंगे।
जब तू वकीलों का सहारा लेता है तो तेरे को जेल में से कौन छुड़वाएगा, वो देख लेना। यूँ करके और पैसा मांगता है, गाड़ी कर किराया दे, खर्चा पानी दे। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा साहब। हाँ, वो थानेदार जी ने कहा कि शादी के बाद तू वारिश नहीं होता है, तेरा दामाद वारिश हुआ, उसको बोल, वो केस करेगा। दामाद को कल शाम को हवलदार गया था देव किशन, कल शाम को, और धमका के आया है, पूरे घर वालों को सता के आया है और कह के आया है कल तेरे घर की सील लग जाएगी और चल तू थाने में, थानेदार साहब तेरे को बुला रहे हैं। वो देव किशन और एक प्रभुलाल करके और है, ये तो हेड कांस्टेबल है या क्या है मुझे पता नहीं है साहब, लेकिन नाम है प्रभुलाल। तो सुना आपने एक पीड़ित पिता जिसने इतने सपनों से बेटी को पाला पोसा और बड़ा किया, शादी के बाद खुशहाल परिवार के साथ पीहर में अच्छे से रह भी रही थी, लेकिन अपहरण के बाद किस तरह से पूरा परिवार बिखर कर रह गया। बावलवाड़ा थाना पुलिस के अधिकारी प्रवीण सिंह और जांच अधिकारी देव किशन को चाहिए था कि पीड़ित पिता की मदद करते, न कि यह कहकर भगा देते कि अब जिम्मेदारी दामाद की है। खैर, इसमें एक बात और सामने आई है कि अपहृत महिला के पति ने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पुलिस महिला और आरोपी को लेकर भी आई थी, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जो महिला को आरोपी के ही सुपुर्द कर दिया गया। सुनिए पीड़ित के अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है। ये शंकरलाल फनाद जो हैं वो हमारे पास आए थे और इनका लड़की का मामला है। काफ़ी लंबे समय से ये जो बावलवाड़ा थाने के अंदर जो रिपोर्ट दे रखी है, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से फिर ये हमारे पास में आए। उसके बाद हमने कोर्ट से फिर 156(3) में आदेश करवाए और एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस द्वारा अभी तक कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। आज एसपी साहब के समक्ष उपस्थित होकर इन्होंने परिवाद पेश किया। उदयपुर शहर की झीलों में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि यदि नगर निगम की छाया छत्र में हो रही हो तो फिर इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली पिछोला झील की, जिसमें शाम ढलते ही अवैध नावों का संचालन शुरू हो जाता है। अवैध नावों का संचालन इस क्षेत्र के कतिपय होटल समूहों द्वारा किया जा रहा है और नगर निगम आंखें मूंदे बैठी है। खास यह है कि वार्ड 12 के क्षेत्रीय पार्षद खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि पिछोला झील में अवैध नावों का संचालन किया जा रहा है और वे इसकी सोमवार को नगर निगम कमिश्नर से शिकायत कर कार्रवाई भी करवाएंगे। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली पिछोला झील में शाम होते ही नियमों की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती है। रात में पिछोला झील में वैध लाइसेंस की आड़ में कई अवैध नावों का संचालन आसपास की होटलों के प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है। अवैध नावों का संचालन काफी समय से हो रहा है, लेकिन नगर निगम का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। चर्चा तो यह भी है कि पिछोला झील में अवैध नावों के संचालन की गतिविधि में नगर निगम की मिलीभगत भी है, इसलिए होटल समूहों की मनमानी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ATN उदयपुर न्यूज ने जब देर शाम पिछोला झील में नाव संचालन पर नजर रखी तो कई अवैध नावों का संचालन होता देखा गया। पिछोला में केवल नावों का अवैध तौर पर संचालन ही नहीं किया जा रहा, बल्कि रात में झील में ऐसी नावें भी चलती देखी जा सकती है जिसमें मेहमानों को शराब परोसी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार होटल प्रबंधनों को इतनी मनमानी की छूट किसकी ओर से है। जिम्मेदार नगर निगम ने पिछोला झील में हो रही अवैध गतिविधियों और अवैध नाव संचालन को रोकने की आज तक जहमत नहीं उठाई है। जब ATN उदयपुर न्यूज की टीम ने इस संबंध में क्षेत्रीय पार्षद मदन दवे से चर्चा की तो उन्होंने इस बात को खुले तौर पर स्वीकार किया कि पिछोला में काफी समय से होटल समूहों द्वारा अवैध नावों का संचालन किया जा रहा है। वे पूर्व में इस संबंध में निगम को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। दवे ने बताया कि वे सोमवार को कमिश्नर से मिलेंगे और पिछोला में चल रही अवैध नावों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। शहर की झीलें, चाहे फतेह सागर हो या पिछोला झील, उन्हें शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन शहर की लाइफलाइन से विगत लंबे समय से खिलवाड़ हो रहा है। हम पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील में काफ़ी समय से अवैध नावों का संचालन हो रहा है और यह अवैध नावों का संचालन देर शाम में होता है। होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों के आहार विहार के लिए कई नावें संचालित की जाती है। लाइसेंसधारी नावें संचालित की जा रही, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जानकारी में आया है कि कई अवैध नावें भी लाइसेंस के अलावा संचालित की जा रही है। पिछोला क्षेत्र के वार्ड 12 के जो पार्षद हैं
मदन जी दवे साहब, उनसे हम बात करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना, उनके पास शिकायत आई नहीं है या नहीं आई, या उन्होंने नगर निगम में इस तरह का मुद्दा उठाया नहीं। तो मदन जी भाई आप बताइए कि जो शिकायत आ रही काफ़ी समय से कि पिछोला झील में रात के समय में खास अवैध नावों का संचालन होता है, जो लाइसेंस है होटलों के पास उससे भी ज़्यादा अधिक संख्या में नावें संचालित हो रही है, क्या कहना आपका? नावें, इसके लिए हमने पहले कमिश्नर साहब को लिख के दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया हम कार्रवाई करेंगे और बहुत कुछ हद तक कार्रवाई की है। और हमने भारतीय पैसा को भी मिलकर कहा, भारत जी इसके लिए बहुत ही सख्ती से काम कर रहे हैं और उन्होंने भी मतलब कहा है कि सख्ती से जो भी अवैध नावें चल रही है इनको अपन बंद करेंगे और इसके लिए भारत जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी अभी सोमवार को लिख के दूंगा कमिश्नर साहब को, उपमहापौर, महापौर साहब को, जो भी अवैध नावें रात को चलती है इनको बंद करे जाए, क्योंकि कभी कोई हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं भी जेटी भी अगर अवैध लग रही है तो उनको भी हटानी चाहिए। माजी के मंदिर में जो जेटी लगी हुई है, अभी तक किसी डिपार्टमेंट को ये मालूम है कि जेटी किसकी है, न देवस्थान को मालूम है न किसी को मालूम है। और कुछ नहीं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कूदते हैं, तो कभी वो जेटी से हादसा भी हो सकता है। तो ये जेटी को भी तुरंत हटवाई जाए वहाँ से, क्योंकि वहाँ से केवल नावों का टूरिस्ट को घुमाने के संचालन के लिए वो जेटी लगाई है। अब वो किस कंपनी की है, क्या है, अभी तो इसका कोई मालूम ही नहीं है। दूसरा जो रात में नावें चल रही है ये तो गलत है, इसके लिए मैं परसों सोमवार को लिखित में दूंगा और विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द रात में चलने वाली नावें बंद होगी। और निगम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रात को नाव को चेक करने को पेट्रोलिंग लगाई जाए, ताकि रात को गश्त करके चेक करें। खास ये भी जानकारी में आया है कि जो रात को जो नावें चलती है उसमें शराब परोसी जाती है और कई तरह की अवैध गतिविधियां भी होती है। जो रात में नावों में जो दीवा लगा के रेस्टोरेंट टाइप चला रहे हैं अंदर और शराब वराब ये चल रहे हैं, तो इनके भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी जरूरी है और उसको जल्द बंद करवाएंगे। आपकी जानकारी में है कि जानकारी में है, हमने इनको लिखित में दिया है, निगम में सबको दे रखा है और इसकी कार्रवाई भी हो रही है वैसे। जी। और अब ये और ज्यादा सख्त कार्रवाई करवाएंगे, पेट्रोलिंग वगैरह लगवा के कार्रवाई करवाएंगे। आपके हिसाब से कितनी अवैध नावें संचालित हो रही है? अभी तो पूरा अनुमान नहीं है, मतलब 15-20-25 नावें तो होगी अवैध नावें। अच्छा, आपके नगर निगम में शिकायत ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम की मिलीभगत से जो ये अवैध नावें चल रही है? नहीं, नगर निगम की मिलीभगत तो नहीं कह सकता हूँ मैं जी। ये तो क्या है कि अभी तो कोई भी आरोप लगा सकता है जी। तो ये थे वार्ड 12 के पार्षद मदन जी दवे और पिछोला झील इन्हीं के वार्ड में आती है और इनका भी मानना है कि पिछोला झील में निश्चित रूप से अवैध नावें चल रही है। इन्होंने साफ माना है कि अवैध नावों का संचालन हो रहा है और वो सोमवार को इस संबंध में नगर निगम के कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई करवाने की जो है प्रयास करेंगे। और इनका ये मानना है और ये इन्होंने आज ठाना है कि पिछोला में जो चल रही है अवैध नावें वो गलत है और उनको बंद करवा के रहेंगे। पिछोला में अवैध नावों का संचालन इसी बात से साबित होता है कि पिछले दिनों कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में पिछोला झील में कई अवैध जेटियां पाई गई थी, जो होटल समूहों ने नगर निगम की बिना अनुमति के लगा रखी थी। ऐसे में पिछोला झील में अवैध जेटियों के साथ ही लंबे समय से हो रहे अवैध नावों के संचालन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने से नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है। बहरहाल सोमवार को पार्षद महेश दवे द्वारा कमिश्नर से शिकायत किए जाने के बाद भी नगर निगम कोई कार्रवाई करता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। झीलों की नगरी की खूबसूरती देश विदेश में प्रसिद्ध है और इसी को निहारने के लिए लाखों पर्यटक उदयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर के खूबसूरत नज़ारों को आसमान से दिखाने के लिए स्काईलाइन सर्विसेज की ओर से जॉय राइड का शुभारंभ किया गया था। करीब 10 से 12 मिनट की यह हेलीकॉप्टर राइड न सिर्फ पर्यटकों ने की बल्कि शहरवासियों ने भी खूब लुत्फ उठाया। शहर के रानी रोड से शुरू होने वाली यह राइड उदयपुर शहर के अंदरूनी इलाकों को आसमान से दिखाती थी, जिसमें शहर की झीलों और पर्यटक स्थलों की खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाया करते थे। लेकिन अब स्काईलाइन सर्विसेज की ओर से शुरू हुई यह जॉय राइड रविवार को उदयपुर एकलिंगजी मार्ग पर बने लाभगढ़ रिसोर्ट में होगी, जिसमें इस बार अरावली पर्वतमाला के साथ आसपास की हरियाली आसमान से दिखाई जाएगी। इस जॉय राइड में पर्यटक महाराणा प्रताप की पूजा स्थली एकलिंग जी के दर्शन, सास बहु मंदिर और चीरवा टनल के साथ साथ हरी भरी वादियों का भी आनंद ले पाएंगे। आपको बता दें कि रविवार 17 जनवरी को लाभगढ़ से दोपहर 12 से 4 के बीच यह राइड कराई जाएगी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पेंशनर्स संघ से शनिवार को कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस सभागार में संवाद किया।
कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि पेंशनर्स की समस्याओं को हमेशा सुना जाएगा एवं उनके समाधान की हर संभव कोशिश भी की जाएगी। कुलपति ने अपने संबोधन में 4 सूत्रीय प्रोग्राम प्रस्तुत भी किया। इसमें सुखाड़िया विश्वविद्यालय से अलग हुए कॉलेज को पुनः परिसीमन कर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यदि यह संभव नहीं हुआ तो दूसरे विश्वविद्यालय से बिना ब्याज का कर्ज लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूजीसी के सहयोग से रीजनल साइंस सेंटर भी खोला जाएगा। इसकी आय से विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी। इस अवसर पर संघ के सचिव एच.एस. पवार और पदाधिकारियों में नसरुद्दीन खान, एन.एल. धिंग, एच.सी. नागला, ललित चित्तोड़ा और निसार अहमद उपस्थित रहे। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐप तैयार किया है जो किसानों को खेती और पशुपालन के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाएगा, साथ ही उनकी पैदावार को भी बढ़ाने में कारगर साबित होगा। मेवाड़ ऋतु नाम के इस मोबाइल ऐप से विश्वविद्यालय से जुड़े उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा जिलों के किसान भाइयों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाएगी। ऐप के माध्यम से किसानों को कब फसल की बुआई करनी है, कब कीटनाशक का छिड़काव करना है और कब उन्हें सिंचाई करनी है सहित तमाम जानकारियां विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की ओर से प्रदान की जाएगी। साथ ही बदलते मौसम के बीच वे अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रख पाएं, इस बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। मेवाड़ ऋतु ऐप के माध्यम से किसान भाइयों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए कृषि और मौसम वैज्ञानिकों की 7 अलग अलग टीमें बनाई गई है जो हर 5 दिन बाद इस मोबाइल ऐप को अपडेट करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मौसम जानकारी के बाद खेती कार्य को लेकर वैज्ञानिक सलाह भी दी जाएगी। यही नहीं, वैज्ञानिक पशुपालन को लेकर भी किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर एस.के. शर्मा की माने तो इस ऐप से मिलने वाली सलाह को मानते हुए किसान अपनी खेती का कार्य करेंगे तो उन्हें 10 से 30% तक अधिक पैदावार मिल पाएगी। पहले किसान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो किसान उसमें सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उदयपुर में कितना तापमान आज रहेगा, कितना मिनिमम, कितना मैक्सिमम। ये हमारे भारत सरकार की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि एग्रोमेट्रोलॉजी के उनके वैज्ञानिकों ने ये बनाया है और इसमें विशेषकर डॉक्टर एन.एस. सोलंकी एंड डॉक्टर निकिता जैन, ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये अपना काम किया। और उसके बाद इसको हमने स्टैंडर्डाइज किया उदयपुर के लिए और प्लस हमने ये भी देखा कि हम किस तरीके से इंडिया मेट्रोलॉजिकल सेक्शन के द्वारा जितनी भी हमारे मौसम संबंधी जानकारी आती है उसको भी हमने इसके साथ जोड़ा है, जिससे कि किसानों को एक ही स्थान विशेष पे सारा पैकेज मिल जाए। तो ये एक ऐप्स है जिसको कि हमने किसानों से, हमारे जितने भी क्षेत्र के किसान हैं उन सब से हमने आह्वान किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठावे और अपनी खेती बाड़ी के बारे में चर्चा करते हुए उनको मालूम पड़ जाएगा कि अब क्या तापमान है और किस तरीके से वो अपनी खेती की प्लानिंग करें। उसके लिए ये एक ऐप्स है, बहुत ही अच्छा वरदान साबित होगा भविष्य में। मेवाड़ ऋतु नाम से एक ऐप का विकास किया है जो मेवाड़ के 7 जिलों के किसानों के लिए जो हमारी मौसम की भविष्यवाणी और मौसम की वर्तमान स्थिति तथा कृषि सलाह, इसके बारे में इस क्षेत्र के करीब जो किसान हैं 5 लाख करीब, उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। और माननीय कुलपति के निर्देशानुसार इसमें ये व्यवस्था की गई है कि मेवाड़ के जो 7 जिले हैं जिसमें उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन किसानों को सीधा लाभ देने के लिए ये ऐप जारी किया गया है। किसान भाई इसको गूगल प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये ऑपरेशन में बहुत सीधा है कि जैसे एक किसान उदयपुर का है तो उदयपुर वाला अपने जिले में जाए और वो इसमें आज की वर्तमान की स्थिति, जैसे आज का दिन है और इसी प्रकार जो आगे के 4 दिन है यानी 5 दिन की ये भविष्यवाणी देता है और इसी के साथ में वो क्या कार्य कर सकता है इन 5 दिनों में, इस प्रकार की कृषि सलाह इस ऐप के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे उदयपुर में हुए वैक्सीनेशंस की।
Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आए हैं शहर के नजदीक कन्वर्ट आवासीय प्लान, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत कम दाम में अच्छे प्लॉट। साथ ही ग्राहकों के लिए उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है एक सुनहरी स्कीम, जिसमें 11 महीने में लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले जाएंगे 99 प्लॉट। साथ ही अन्य निवेशकों के निवेश का भी रखा गया है ध्यान। लकी ड्रॉ में नाम नहीं आने पर निवेशकों को दिए जाएंगे घरेलू प्रोडक्ट्स, जिनमें शामिल है 32 इंच LED टीवी, 185 लीटर का फ्रिज, 5 सीटर सोफा सेट और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये सभी ब्रांडेड हैं और इनके एक एक प्रोडक्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं। निवेशक निवेश करने से पहले ऑफिस विजिट कर योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता है 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। सारिका मोबाइल नंबर 9549475305। रमन सिंह मोबाइल नंबर 9829611193। शुभम सिंह मोबाइल नंबर 7877824848। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मार्च 2020 में हुए लॉकडाउन के बाद से ही कोरोना संक्रमण ने देश भर में अपने पैर पसार लिए। देश के साथ प्रदेश की जनता ने भी इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव कोशिशें की। केंद्र और राज्य सरकारों ने भी बंदिशें लगाते हुए मास्क और सैनिटाइजर्स की अनिवार्यता के साथ 2 गज की दूरी पर भी खूब जोर दिया। फिर भी कई लोग इसकी चपेट में आ गए और कई लोगों ने सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखा और अब तक सुरक्षित रहे। करीब 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद देश में वैक्सीनेशंस के सभी ट्रायल पूरे हुए और सरकार के निर्देशानुसार 16 जनवरी से वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। शनिवार को प्रदेश भर में हुए वैक्सीनेशंस की कड़ी में उदयपुर में भी 9 सेंटर पर पहले चरण के टीकाकरण किए गए। इस टीकाकरण में सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों को टीके लगने थे, जिससे बहुत से लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट का डर भी घर कर गया था। इसी को देखते हुए उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने सबसे पहले टीका लगवाते हुए अन्य चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाया। शनिवार 16 जनवरी को शहर के RNT मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में टीकाकरण हुआ। इसमें सबसे पहले CMHO ने टीका लगवाया। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए इस दिन की महत्ता बताई और उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने सबसे पहले टीकाकरण करवाने वाले CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी का तिलक लगाकर स्वागत किया और उसके बाद खराड़ी को डॉक्टर्स की टीम ने टीका लगाया।
सीएमएचओ के टीकाकरण के बाद महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन और प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल के साथ एक एक करके 100 चिकित्सा कर्मियों ने वैक्सीन लगवाए। आपको बता दें कि पहले चरण की वैक्सीनेशन प्रक्रिया में लगभग 35,000 चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगना है, जिसकी शुरुआत शनिवार से हो गई और अब यह क्रम लगातार जारी रहेगा। डॉक्टर दिनेश खराड़ी के साथ अन्य चिकित्सकों ने टीकाकरण के बाद प्रोटोकॉल की पालना करते हुए आधे घंटे का समय निगरानी कक्ष में बिताया और सबसे पहला साक्षात्कार ATN उदयपुर न्यूज के साथ करते हुए अपने अनुभव भी साझा किए। थैंक यू। जैसा कि हमने बहुत दिनों से ट्राई कर रखी थी, सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करवाया, फिर वेरिफिकेशन करवाया, फिर टीका लगवाया। टीका लगाने के बाद अभी ये निगरानी कक्ष में है, यहाँ पे मैं आधे घंटे बैठूंगा और टीका लगाते वक्त कोई पेन नहीं हुआ। ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, ये संदेश देने के लिए ही मैंने सबसे पहले टीका लगाया, ताकि मेरी पूरी टीम में जोश रहे और आमजन में भी विश्वास पैदा हो, क्योंकि कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी ड्रग हो, बिना ट्रायल के आती नहीं है मार्केट में। और हमारे इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन और प्लस वैक्सीन, तो इससे हम निसंदेह पूरे कोरोना को हरा देंगे। देखिए, पूरा विश्व इस महामारी से पिछले लगभग 1 साल से जूझ रहा है और उसके बाद में आज हमने ये दिन देखा है कि इससे बचाव का सबसे प्रभावी जो कदम है टीकाकरण, वो शुरू हुआ है। मुझे हमारे देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है कि उन्होंने अपने यहाँ पे ही टीका विकसित किया है, जो कि बहुत ही सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम करीब 15-20 जने उदयपुर के SSB में ये टीका लगवा चुके हैं। श्री प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे जिला कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में आज हमने टीका लगवाया है और बहुत खुशी हो रही है कि इस टीके के आने के बाद में इस महामारी से पूरे विश्व को मुक्ति मिलेगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत ही सुखद दिन है, बहुत अच्छा दिन है, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था कि हमने महामारी को बहुत करीब से देखा है, किस तरीके से लोगों ने सफ़र किया है। तो ये बहुत भारत के लिए, पूरे हमारे सब के लिए एक अच्छा दिन है कि आज टीका हमारे यहाँ देश में प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो पहली जो टीके लगे हैं इस टीम में मैं भी अपने आप को टीका लगवा पाया हूँ। और डेफिनेटली टीका इफेक्टिव है, सेफ़ है। अभी हमें टीका लगने के बाद में अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गई हैं, तो 10 मिनट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी ऐसा है, कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टीके से कोई घबराने की ज़रूरत है। टीके हमेशा बीमारी से बचाव के लिए होते हैं, वो हमेशा सेफ होते हैं, रिसर्च होकर के आते हैं, तो किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है अपन को। और बिल्कुल आगे बढ़कर के टीके लगाए, मैं ये कहना चाहूँगा सभी को इस तरीके से। तो देखा आपने किस तरह से फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर भी सभी ने शहरवासियों को संक्रमण से बचाने के भरसक प्रयत्न किए हैं। ये सभी कोरोना वॉरियर्स न सिर्फ लॉकडाउन में फ्रंट लाइन में थे, बल्कि वैक्सीनेशन की शुरुआत में भी फ्रंट लाइन में खड़े होकर लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ATN उदयपुर न्यूज भी धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स को सैल्यूट करता है और सभी के सुरक्षित जीवन की कामना भी करता है। यहां आपको बता दें कि शनिवार को हुए वैक्सीनेशन में उदयपुर संभाग के 9 सेंटर्स पर प्रक्रिया पूर्ण की गई और खबर लिखे जाने तक किसी भी सेंटर पर कोई अनहोनी सामने नहीं आई है। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि शनिवार को उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज, हिरणमगरी और अंबा माता के सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के साथ CSC भुवाणा, UPS सेक्टर 14, CSC मावली, CSC भिंडर और सलुम्बर में वैक्सीनेशन का प्रक्रिया पूरी की गई। लंबे इंतजार के बाद पूरे देश भर में वैक्सीन का कार्य शुरू हुआ। प्रदेश भर में भी टीकाकरण का चरण शुरू हुआ। उदयपुर जिले में डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने भी पहला टीका लगवाया। उदयपुर जिले में 9 जगह एक साथ टीकाकरण हुआ। शाम तक किसी अनहोनी की घटना भी सामने नहीं आई। हम भी आपसे अपील करते हैं कि टीकाकरण सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। इसके बाद किसी तरह की लापरवाही नहीं करें, मास्क का उपयोग जरूर करें, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइज का उपयोग जरूर करें। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए कमल वसीडा। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के नेगला घाटी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार घायल हो गया, जिसके बाद डूंगरपुर में इलाज के बाद MB हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान बाइक सवार धनराज रोत ने दम तोड़ दिया। शनिवार को धंबोला थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
उदयपुर में शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन के लॉन्चिंग के बाद मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिले के बारे में जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उदयपुर से भी जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी जुड़े रहे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनजाति सेवक अर्जुन सिंह बामनिया, सांसद अर्जुन मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर GS टाक, धर्मनारायण जोशी, जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा सहित प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को पहले चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत की बधाई देते हुए आगामी चरणों के बारे में भी जानकारी दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की ओर से शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भतीजे डॉक्टर विनोद शुक्ला भी मौजूद रहे। बैठक में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शुक्ला ने कहा कि देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। साथ ही यह समझना होगा कैसे रिसाइकल वाली वस्तुओं के उपयोग के बाद उन्हें ऐसी जगह फेंकें ताकि उनका रिसाइक्लिजेशन किया जा सके। बैठक में मंच पर जिला पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पर राजस्थान में चित्तौड़ में एक कार्यक्रम है और उदयपुर आए तो हमारा जो है प्लास्टिक कचरा मुक्त पृथ्वी भारत, इसके लिए काम कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से कि प्लास्टिक कचरे को निपटान कैसे हो, मतलब रिसाइकल, रिड्यूस एंड रिफ्यूज, मतलब जो रिसाइकल कचरा है तो इसके लिए यहाँ पर खास तौर से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मिले इस बात की, और ज्यादा से ज्यादा मतलब उदयपुर शहर में तो उदयपुर शहर को साफ सुथरा और प्लास्टिक कचरा मुक्त करके बनाएं, उसके लिए विशेष ट्रेनिंग है। और साथ में विस्तार भी जो है संगठन का, और यहाँ पर स्पेशली यहाँ जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है या एजुकेशनिस्ट जितने भी चीजें हैं वहां पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज रिसाइकिल ज्यादा होती है। जैसे प्लास्टिक की बोतल है वो 90% रिसाइकल हो जाती है, अब टेट्रा पैक है वो 30% होती है, और दूसरी जो मल्टी लेवल जो पैकेजिंग है जैसे कुरमुरे और ये सारी चीजें जो आती हैं, चिप्स आती हैं, इन सब चीजों के लिए भी कचरा निर्मंटन की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर जन जागृति में ऐसा होना चाहिए, अलग अलग सेग्रीगेशन होना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि लोग बाग काफी लापरवाही करते हैं, बोल तो देती है सरकार, लेकिन ये समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, साथ में उद्योगों की भी जिम्मेदारी है, बहुत सारी जो संस्थाएं उनकी भी जिम्मेदारी है, और शिक्षा संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है। तो इस तरह का बीड़ा उठाए। उदयपुर में मैं हूँ तो यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात की जानकारी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, और वो सारे नंबर वगैरह भी दे देंगे, और लोग संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रशिक्षण लें और अच्छा समाज बनाएं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे 10 महीने बाद खुलने वाले स्कूलों की। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। Craving for something delicious? Want to devour your cravings? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से
जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। तो अभी ऑर्डर करें और घर बैठे लुत्फ उठाएं लाजवाब मनपसंदीदा खाने का। 2020, द टेस्ट ऑफ 2020। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ। 2020, द फूड किचन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिछले 9 माह से कोरोना के चलते सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। अब राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे और इसको लेकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से अंतिम रूप दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से मिले निर्देश के बाद स्कूल स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरु गोविंद सिंह स्कूल की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर ईशा धर्मावत ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे, जिसमें 50% छात्रों को ही बुलाया गया है और कोरोना से बचाव के लिए सभी व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई है। साथ ही छात्रों के दूर दूर बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा शनिवार को छात्रों के माता पिता से सहमति पत्र भी भरवा लिया गया है। इधर मीरा कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निधि ने बताया कि एमजी कॉलेज द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष की 50% छात्राओं को ही एक समय में पढ़ाया जाएगा और एक दिन में एक पारी में इन छात्राओं का अध्ययन का कार्य चलेगा। अगले दिन 50% छात्राओं को पढ़ाया जाएगा और गेट पर ही तापमान भी मापा जाएगा और सैनिटाइजर भी करवाया जाएगा। आज हमारे विद्यालय में जैसे सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं, निदेशक महोदय के आदेशानुसार हमने पीटीएम का आयोजन किया है। सभी क्लास टीचर जो है अपने बच्चों को सूचित कर चुके हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। तो जो भी पेरेंट्स विद्यालय में आएंगे तो उनको जो है कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को मतलब यहाँ पर जो गाइडेंस देंगे, जो क्लासेस चलेगी हमारी, तो उसमें यानी कि हमने 24 की सीटिंग की व्यवस्था कर रखी है पर रूम में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको यानी कि पढ़ाएंगे। मतलब इतने ही बच्चे एक क्लास में अलाउ करेंगे, तो लगभग 50% के आसपास जो है बच्चे विद्यालय में एक पीरियड में वो पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार हमारी जो 18 क्लासेस जो हैं उनकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो पाएगी और यानी सभी फैकल्टीज है हमारे यहाँ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, प्रैक्टिकल भी हम उसी प्रकार कराएंगे ताकि यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ विद्यालय में टेम्परेचर मापने की जो मशीन है वो भी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई है और बच्चों को अपना पानी लाने के लिए भी कहेंगे ताकि यानी कि ठीक रहे, किसी प्रकार की बीमारियां नहीं हो। और टीचर्स भी यदि लंच बॉक्स लेके आते हैं तो उनकी अलग अलग रूम्स में व्यवस्था कर दी जाएगी। बच्चों को भी बाहर खाने के लिए भी अपन मना करेंगे कि भी किसी प्रकार से मतलब सावधानी रखें, किसी प्रकार की बीमारी न हो। यदि बच्चा बीमार होता है तो हम उसको पहले से ही निर्देश देंगे कि वो विद्यालय न आए ताकि यानी कि हम सब स्वस्थ रह पाए। सोमवार से हमारे कॉलेज खुल रहे हैं और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो पैंडेमिक नियम के तहत की जा रही है, जो सरकार से हमको गाइडलाइंस उपलब्ध हुई है उसके तहत। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चे आएंगे, अंडर ग्रेजुएट फाइनल और मास्टर्स के फाइनल, और वो भी 50% बच्चे क्लास में बैठेंगे, 50% नेक्स्ट डे आएंगे और उनकी जो भी डिफिकल्टीज हैं वो अवेलेबिलिटी पर टीचर्स उसको सॉल्व कर देंगे। उसके अलावा हम लोग सैनिटाइजर्स का प्रयोग एंट्री पॉइंट पे करेंगे, थर्मल स्कैनिंग करेंगे, क्लासरूम्स में सैनिटाइजेशन बराबर होता रहेगा, डिपार्टमेंट्स में सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे और बच्चों को कंपलसरी होगा कि मास्क पहने और अपना पानी खुद कैरी करें। ये गाइडलाइंस हमें सरकार से मिली हैं और इसी के तहत हम ये काम करेंगे ताकि क्राउड भी ना हो और ये बीमारी फैले भी ना। ऑल्टरनेट डेज पे 50% बच्चे होंगे और उसके बाद जब लेक्चरर्स की क्लासेस फ्री होंगी तब वो दूसरे बच्चों को बुला लेंगे, क्योंकि 3rd ईयर है और फाइनल ईयर है तो बच्चों का रश ज्यादा नहीं है। कोरोना के चलते
पिछले सत्र से स्कूल बंद है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए 18 जनवरी यानी सोमवार से सभी जिलों में स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। ऐसे में अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में सभी स्कूलें 18 जनवरी यानी सोमवार से खुलने वाली है। इसी को लेकर स्कूल प्रशासन ने अहम तरीके से पूरी व्यवस्था कर ली है। जैसे कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस के साथ कक्षाएं लगेगी, जिसके लिए स्कूल प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के माता पिताओं से सहमति पत्र भरवाया है और सहमति पत्र के साथ ही सोमवार को कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। एटीएन उदयपुर न्यूज के लिए राजेश। सलुम्बर नगर पालिका चुनाव में एन वक्त पर टिकट काटने पर 2 दावेदारों के समर्थकों ने नगर में विरोध रैली निकालकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खास माने जाने वाले भाजपा जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी का पुतला फूंका। आपको बता दें कि सलुम्बर के नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड 19 से राकेश पूर्बिया, वार्ड 25 से करण सिंह टिकट के दावेदार थे। दोनों को तैयारियां करने के लिए भी कह दिया गया था, लेकिन गुटिया राजनीति के चलते दोनों के टिकट काट दिए गए। दोनों का आरोप है कि देहात जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी ने उनके टिकट कटवाए हैं। टिकट कटने को लेकर हुए विवाद के बाद राकेश पूर्बिया और करण सिंह के समर्थकों ने शनिवार को कैलाश गांधी सहित नगर महामंत्री संजय चाष्टा, नरेंद्र सुथार एवं दुष्यंत भट्ट के पुतले बनाकर नगर के प्रमुख मार्गों से उनकी शव यात्रा निकाली और बस स्टैंड पहुंचकर उनको आग के हवाले कर दिया गया, जहां हिंदू रीति रिवाज के तहत पुतले का दहन भी किया गया एवं वार्ड वासियों ने उठावना रखकर शोक वंदना भी की। आपको बता दें कि टिकट कटने को लेकर दोनों प्रत्याशियों के समर्थक शुक्रवार को ही आक्रोशित हो गए थे और उपखंड कार्यालय के बाहर देहात जिला उपाध्यक्ष गांधी और प्रभारी लाभचंद पटेल से विवाद भी हो गया था। उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र में मगवास गांव में राह चलते बाइक सवारों पर पत्थर बरसाने का एक मामला सामने आया है। घायलों के परिजनों ने बताया कि दोनों युवकों पर ट्रैक्टर की ट्रॉली में सवार होकर जा रहे लोगों ने पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से दोनों बाइक चालकों के मुंह पर गंभीर चोटें आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जाडोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों बाइक सवार से जानकारी इकट्ठा की। इधर घटना के बाद दोनों युवकों को इलाज के लिए जाडोल के सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाया गया है। खेरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। राज्य सरकार के निर्देश के बाद सोमवार से विद्यालय खुल जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र व्यास ने बताया कि अभिभावकों और विद्यालय के स्टाफ की संयुक्त बैठक ले ली गई है, जिसमें विद्यार्थी को कोरोना गाइडलाइन की पालना से स्कूल में आने पर जोर दिया गया है। विद्यालय परिसर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही स्कूल प्रबंधन की ओर से हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो एसओपी थी उसके आधार पर हमने पूर्व में एसडीएमसी की बैठक बुलाई गई। एसडीएमसी बैठक के बुला करके उनका पूरा किस तरह से विद्यालय चलाएंगे, हमने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है उसके बारे में उनको बताया और उसके अनुसार आज वापस 16 तारीख को पीटीएम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अभिभावक उपस्थित हुए। पीटीए के अध्यक्ष गजेंद्र जी कोठारी भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी अपना विद्यालय के बारे में बताया। विद्यालय को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया गया है, पानी की व्यवस्था कर दी गई है, टंकी हाथ धोने के लिए व्यवस्था कर दी गई है, सैनिटाइजर का उपयोग, पैडल स्टैंड और सैनिटाइज करने के लिए मशीन मंगा ली गई है और आज उसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा। और बच्चों को जो भी है, इन अभिभावकों को बच्चों के अलग अलग ग्रुप में उनको बताया गया है कि किस तरह से पालना करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्यालय है। व्यवस्था में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी, क्योंकि ये विद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय है। फिर भी रूम के आधार पर, उसके कैपेसिटी के आधार पर 50% बालकों को बिठाने की पूरी व्यवस्था करेंगे और पूर्ण हमारे रहेगा बच्चे स्वयं बच्चे और हम भी हम बच्चे इस तरह की गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय को चलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर से लेकर अलवर तक चला गया एक पिता, अपहृत बेटी का नहीं लगा पता, पीड़ित ने ली एसपी की शरण। पार्षद ने भी माना पिछोला में चलती है अवैध नावें, पोपाबाई के राज के आगे सभी ने धारण कर लिया मौन।
पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। सीएमएचओ ने पहला टीका लगवाकर चिकित्सकों का बढ़ाया मनोबल। पहले चरण में 35,000 हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे टीके। और स्कूल और कॉलेज के खुलने का इंतजार हुआ खत्म। सरकार के आदेश पर 10 माह बाद 18 जनवरी से खुलेंगे शिक्षण संस्थान। कोरोना गाइडलाइन की करनी होगी पालना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए अभिषेक जोशी को, और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।